हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपका प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस 8 को में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिंदी का चैप्टर 5 जिसका नाम है रोज। रोजमर्रा जिंदगी में जो होती है उन्हीं के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इस चैप्टर का जो लेखक है यानी कि जो रोज का लेखक है उसका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिसको हम लोग अज्ञे के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखिएगा रोज का जो लेखक है उसका नाम क्या है? अज्ञे जी, जिसका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग जो भी रोजमर्रा जिंदगी होती है एक लड़की के बारे में यानी कि एक औरत के बारे में और उसका एक पुत्र के बारे में पढ़ते हैं, उसी के बारे में। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेखक का जो भी परिचय उसको देखेंगे, क्योंकि आप सबको पता है लेखक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर इस कहानी का जो है सारांश को देखेंगे। सारांश भी जो है हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो पाठ का सारांश है, यानी कि इस चैप्टर से आप लोगों ने क्या समझा, इस चैप्टर में ये चैप्टर जो है क्या कहना चाहता है, संक्षेप में बताएं, तो पूरे सारांश को भी देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लीज उसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो 12th क्लास हिंदी का जो है ये आपका 5वां चैप्टर है जिसका नाम क्या है? रोज। लेखक का नाम मैंने आपको बताया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिसको हम अज्ञे जी के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है, ये जो रोज है वो क्या है? कहानी है, निबंध है, एकांकी है, क्या है? अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए कहानी तो आपको राइट आंसर कहानी लगाना है। ठीक है, तो जो रोज आपका चैप्टर है वो क्या है? यह एक कहानी है। उसने कहा था क्या है? एक कहानी है। उसी तरीके से बातचीत क्या है? तो एक निबंध है। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। ध्यान रखिएगा ये सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रोज जो है क्या है? एक कहानी है। अब हम लोग लेखक का परिचय को देखते हैं। सबसे पहले अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञे जी का जो जन्म है वो हुआ था 7 मार्च 1911 को। ध्यान रखिएगा अज्ञे जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। अज्ञे जी का निधन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 को। तो अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 को। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करते चलिए। और अज्ञे जी का जो निधन है वो 4 अप्रैल 1987 को। उसी तरीके से अज्ञे जी का जो जन्म स्थान है वो कहां पर है? तो कसिया नामक जगह पर, कुशीनगर में जो पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा कहां पर? कसिया नामक जगह पर, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है। ये कुशीनगर के बारे में आप सबको पता ही होगा। तो अज्ञे जी का जो जन्म है वो है कसिया में, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है। मूल निवास जो है कहां पर अज्ञे जी का? तो मूल निवास हो गया आपका करतारपुर, पंजाब में। देखिए आप सबको पता है गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल नामक जगह पर पड़ता है। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो कुशीनगर नामक जगह पर हुई थी। कुशीनगर कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो वैसे ही सेम जो आपका अज्ञे जी था, जो लेखक था, उसका जो जन्म स्थान है यानी कि जहां पर जन्म हुआ था वो जन्म स्थान का नाम है कसिया नामक गांव होगा। उसी तरीके से कुशीनगर में जो पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसका जो मूल निवास है जहां पर ये रहता था उसका नाम क्या था? करतारपुर, पंजाब, यानी कि ये जो है पंजाब में रहते थे। ठीक है, इनके माता का नाम था वयंती देवी। क्या नाम था? वयंती देवी। ध्यान रखिएगा अज्ञे जी का माता का नाम था वयंती देवी और वहीं पे पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, माता का नाम वयंती देवी और पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो कि एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। क्या थे? प्रख्यात, यानी कि बहुत ही ज्यादा फेमस पुरातत्ववेत्ता थे। तो ध्यान रखिएगा अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि हीरानंद शास्त्री क्या थे, तो आपको राइट आंसर वहां पर लगाना है प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता। ठीक है, इसके माता का नाम था वयंती देवी, पिता का नाम था, किसका माता का नाम? अज्ञे जी का माता का नाम। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। तो इसके माता का नाम था वयंती देवी, पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री। अब अगला पॉइंट है शिक्षा, यानी कि इन्होंने जो है कहां से पढ़ाई की और कब कब क्या क्या पढ़े उनको देखते हैं। तो अज्ञे जी जो है शुरुआत में यानी कि प्रारंभिक में जो है 4 साल लखनऊ में घर पर ही पढ़ाई किए थे। ठीक है, तो 4 साल इन्होंने जो है घर पर ही अपना पढ़ाई किए थे। उसके बाद मैट्रिक जो है इन्होंने 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से किया था। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि अज्ञे जी जो है मैट्रिक कब किए थे, तो 1925 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1925 में। और कहां से किए थे? पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि पंजाब विश्वविद्यालय से जो है इन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास किया था। उसके बाद जस्ट 2 साल के बाद, यानी कि 2 साल के बाद इंटर की परीक्षा होती है, तो जस्ट 2 साल यानी कि 1927 में इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से जो है इन्होंने इंटर पास किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा शुरुआत का जो 4 साल वो लखनऊ में घर पर पढ़ाई किया, फिर 1925 में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से जो है मैट्रिक किया, फिर जस्ट 2 साल के बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से जो है इंटर किया। उसके बाद फिर बीएससी जो है 1929 में फॉरमैन कॉलेज लाहौर, पंजाब, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है, वहां से किया। ध्यान रखिएगा 25 में आपका हो गया इंटर, मैट्रिक, 2 साल बाद हो गया इंटर, और जस्ट 2 साल के बाद फिर उन्होंने जो है बीएससी भी कंप्लीट कर लिया। आपका बुक में जो है 1929 ही दिया हुआ है। बहुत लोग यहाँ पर बोलेंगे कि सर 3 साल बाद होना चाहिए, लेकिन आपका बुक में 1929 ही दिया हुआ। ठीक है, हो सकता है ये पार्ट 2 करने के बाद छोड़ दिया हो। ठीक है, सेकंड ईयर कंप्लीट करने के बाद। तो इन्होंने जो है बीएससी की जो परीक्षा है वो 1929 ईस्वी में कहां से किया था? फॉरमैन कॉलेज से किया था। ये फॉरमैन कॉलेज कहां पर पड़ता है? ये लाहौर में पड़ता है। लाहौर यानी कि पाकिस्तान में भी जो एक पंजाब है वहां पर पड़ता है, जो कि अभी वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो है
MA अंग्रेजी पूर्वार्ध में किया। अगर आपको पूछा जाए कि आज्ञा जी जो है अंग्रेजी में क्या किया, तो अंग्रेजी में MA किया। अंग्रेजी में MA जो है इन्हें कौन सी भाषा में किया, एक अंग्रेजी भाषा में, एक पूर्वार्ध भाषा में, और ये भी इन्होंने लाहौर से ही किया था। उसके बाद एक क्रांतिकारी जो भी आंदोलन चलते थे वो उसके कारण वो गिरफ्तार हो गए, आगे की पढ़ाई जो है उसके बाद रुक गई। ठीक है, तो शिक्षा के बारे में आपको समझ में आ गया। हो सके तो यहाँ पर भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1925 में मैट्रिक, 1927 में इंटर, 1929 में उन्होंने फॉरमैन कॉलेज जो कि लाहौर में पढ़ता है BSc किया, फिर उसके जस्ट बाद MA अंग्रेजी भाषा में किया। लेकिन एक क्रांतिकारी में वो क्रांति वगैरह जो भी आंदोलन वगैरह चलता था उसमें शायद गया होगा, उसके बाद ये गिरफ्तार हो गए और इनकी जो पढ़ाई है वो रुक गई। ठीक है, अब देखते हैं इनको जो है यानी कि जो आज्ञा जी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये जो आज्ञा जी है उनको कौन कौन सी भाषा का ज्ञान था, तो इनको जो है संस्कृत भाषा का ज्ञान था, अंग्रेजी का ज्ञान था, हिंदी के अलावा जो है यानी कि संस्कृत अंग्रेजी हिंदी ये तीनों का तो ज्ञान था ही, इसके अलावा इनको फारसी भी आती थी, तमिल भाषा भी आती थी। ठीक है, तो ये जो है अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, बहुत ही ज्यादा भाषाओं को जानते थे। आप समझिए यहाँ पर संस्कृत अंग्रेजी हिंदी के अलावा फारसी भी जानते थे, क्योंकि बहुत ही कट्टर है। संस्कृत तो मतलब हार्ड है ही, उसी तरीके से फारसी भी है, लेकिन ये लगभग बहुत सारे भाषाओं को जो है जानते थे। कौन? आज्ञा जी। ठीक है, अब देखते हैं उसका व्यक्तित्व क्या था, उसका स्वभाव क्या था, उसका कैरेक्टर क्या था, उसका जो एक प्रकार का रूप क्या था। देखते हैं। सबसे पहले जो आज्ञा जी है वो सुंदर था, लंबा था और गठीला शरीर था। ध्यान रखिएगा, ये सुंदर भी था, लंबा भी था और गठीला शरीर था। ये सुरुचि सुव्यवस्था एवं अनुशासन प्रिय था। ये क्या था? सुरुचि था, सुव्यवस्था एवं अनुशासन प्रिय था, यानी कि एक हमेशा अटेंशन में रहता था। ये बोल सकते कि बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन था। एकांत प्रिय अंतर्मुखी स्वभाव था, गंभीर और चिंताशील था, हमेशा चिंताशील रहता था। मितभाषी था, मितभाषी का मतलब ज्यादा बोलता वगैरह बिल्कुल नहीं था। अपने मौन एवं मित भाषण के लिए जो है ये प्रसिद्ध था, यानी कि हमेशा चुपचाप रहना, ज्यादा बहुत कम बोलना, इसी के लिए जो है ये हमेशा बहुत ही ज्यादा फेमस था। ठीक है, पिताजी का तबादला होते रहने के कारण लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास आदि स्थानों पर अनेक उनके साथ रहने और परिभ्रमण का संस्कार बचपन में ही मिला। ठीक है, और क्योंकि ये पिताजी के साथ रहते थे तो उसके पिताजी का जो है ट्रांसफर हमेशा यानी कि तबादला जो है हमेशा होते रहता था, कभी कश्मीर तो कभी लाहौर तो कभी पटना तो कभी मद्रास। तो इसी के कारण जो है ना ये जो इतना घूमने वगैरह लगे, तो इसके कारण इनके अंदर जो है संस्कार जो है वो बचपन से ही आ गया। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई। तो ये सुंदरलाल गठीला था, ये बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन बॉय था, उसके बाद बोल सकते हैं। उसके बाद ये जो है मितभाषी था, चिंतनशील था, बोलता वगैरह बहुत कम था, और पिताजी का हमेशा ट्रांसफर होता था, जिसके कारण इनको भी जो है कहीं ना कहीं वो घूमने की प्रवृत्ति हुई, और घूमने की वजह से आप सबको पता ही है कि इनको जो है डिसिप्लिन बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, किसको? आज्ञा जी को। तो उनका भाषा ज्ञान के बारे में देखा, शिक्षा के बारे में देखा, उसके स्वभाव के बारे में देखा, और अभिरुचि के बारे में देखते हैं, यानी कि उनके अंदर जो है कौन कौन सा इंटरेस्ट था, क्या क्या उनके अंदर दिलचस्पी थी, उसको देखते हैं। देखिए, अभिरुचि में सबसे पहला ये जो है बागवानी करते थे। बागवानी का मतलब जो फूल वगैरह हम लोग लगाते हैं। ठीक है, बागवानी, उसके बाद पर्यटन, अध्ययन, ये तीन जो है इनकी हॉबी थी। हॉबी यानी अभिरुचि, जैसे आज के जमाने में हॉबी होता है हम लोगों का गाना सुनना, पढ़ना, किसी का घूमना, खेलना, तो उसी तरीके से इनका जो है बागवानी करना, पेड़ पौधे लगाना, पर्यटन, ठीक है, ये भी उसी से रिलेटेड है। उसके बाद पढ़ाई करना यानी कि स्टडी करना, ये इनका क्या था? एक प्रकार का बोल सकते हैं अभिरुचि। इसके अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्षता, दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्षता। फोटोग्राफी, हस्तकला, ये फोटोग्राफी भी में भी इसको इंटरेस्ट था। इसके बाद जो हस्तकला होता था, हाथ से जो कला वगैरह बनाया जाता था, शिल्प वगैरह जो बनाया जाता था, इनमें भी इनको जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, दिलचस्प था। उसके बाद यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों की साहित्यिक यात्राएं, और इन्होंने जो है यानी कि इनको घूमने का भी, इसका मतलब हुआ कि इनको घूमने का भी बहुत ज्यादा शौक था। ठीक है, तो यहाँ पर कहा भी गया है कि ये जो है यूरोप में भी, एशिया में भी, अमेरिका में भी, ये कई महादेशों में जो है घूम भी चुके हैं। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं इनको कौन कौन सा सम्मान मिला था, कौन कौन सा पुरस्कार मिला था। ये प्रश्न जो है आपको अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले शिक्षा के बारे में, कहाँ का मैट्रिक कब किया, इंटर कब किया। भाषा ज्ञान के बारे में तो लगभग सभी भाषा जानते थे, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल वगैरह। ठीक है, उसके बाद फिर अभिरुचि के बारे में तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन अगला पार्ट सम्मान और पुरस्कार के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला? सबसे पहले इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद सुगरा जो कि युगोस्लाविया का जो अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि पुरस्कार। उसके बाद देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में जो है ये आमंत्रित हुई। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई। तो इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। उसके बाद सुगरा जो कि युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल पुरस्कार है, युगोस्लाविया का, उसका भी जो है इनको सम्मान मिला, पुरस्कार मिला। चीजें आपको समझ में आ गई। यहाँ पर भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब उनका मुख्य कृतियां देखते हैं, यानी कि उन्होंने जो क्या क्या काम की उसको देखते हैं। तो सबसे पहले 10 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है कविता लिखनी शुरू की,
लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। ठीक है, तो कृतिया में क्या आ गया कि वो जो है 10 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की अवस्था में जो है उन्होंने कविता, 10 वर्ष की अवस्था में होगा यहाँ पर। ठीक है, तो कविता लिखनी शुरू कर दी थी और ये जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कविता को लिखते थे। चीजें आपको समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। और हाँ, जो भी पीडीएफ वगैरह चाहते हैं, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट किसी भी का, और अगर आपको सच में लेना है, ऐसा नहीं कि नहीं लेना चाहते खाली परेशान करें, अगर आपको लेना है तो प्लीज आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जितना जल्दी लीजिएगा उतना आपको फायदा। ठीक है, 7667532320 पूरा आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रकार का पीडीएफ मिलेगा। चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट होगा, चैप्टर बाय चैप्टर पूरे एग्जाम तक। और टोटल सब्जेक्ट का आपको टोटल जो चार्ज है वो कितना लगेगा? 249 रुपये। ठीक है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करेगा जिसको भी लेना है। तो सभी पीडीएफ जो है आपको बिल्कुल बहुत ही मजे के साथ पूरा पीडीएफ मिलेगा और इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, होमवर्क भी दिया जाएगा, क्वेश्चन बैंक जो पिछला क्वेश्चन पूछा हुआ होता है वो भी दिया जाएगा। तो अगर किसी को भी चाहिए तो प्लीज आप लोग कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं। कृतिया के बारे में हम लोगों ने देखा कि उन्होंने जो है 10 वर्ष की अवस्था में कहानी लिखना शुरू कर दिया था। उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और युगोस्लाविया का जो कि स्त्रुगा पुरस्कार जिसको बोलते हैं वो भी इनको मिला। ठीक है, अब आज्ञा जी का कहानी संकलन के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने कौन कौन सा कहानी कब लिखे? सबसे पहले बचपन में खेलने के लिए इंद्रभाषा नामक नाटक लिखा। बचपन में जो है खेलने के लिए उन्होंने इंद्रसभा नामक जो है एक नाटक लिखा। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे। 1924-25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था। उन्होंने 1924-25 में अंग्रेजी में जो है एक उपन्यास भी लिखा था। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित विविधगा, यानी कि 1924 में जो है उसकी सबसे पहली कहानी प्रकाशित हुई थी, जो कि इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका के नाम से, जिसको सेवा बोल सकते हैं, सेवा में जो है ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडी, ये जो है उनके द्वारा बोल सकते हैं कि कहानी संकलन है। ठीक है, पूछा अगर जाए कि उनके द्वारा यानी कि आज्ञा जी के द्वारा कहानी संकलन कौन कौन सा है, तो सबसे पहले आपको लगाना है कि सेवा में प्रकाशित, उसके बाद विविधगा, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडी, ये सभी जो है उनका क्या है? कहानी संग्रह है, कहानी संकलन है। चीजें आपको समझ में आ गई? अब उनके द्वारा यानी कि आज्ञा जी के द्वारा क्या क्या मुख्य उपन्यास लिखा गया था उनको देखते हैं। सबसे पहला है शेखर, जिसमें एक जीवनी यानी कि प्रथम भाग 1941 में इसका जो शेखर है उसका एक जीवनी है, यानी कि उसका जीवनी के बारे में पूरा है। तो इसका जो प्रथम भाग है वो 1941 में प्रकाशित हुआ था और जो द्वितीय भाग है शेखर का, ठीक है, तो उसका कब हुआ था? 1944 में, यानी कि जस्ट 1 साल के बाद। उसके बाद दूसरा उपन्यास है नदी के द्वीप। नदी के जो द्वीप उपन्यास है आज्ञा जी का, वो कब प्रकाशित हुआ था? 1952 में। उसके बाद जो तीसरा है वो है अपने अपने अजनबी। तो अपने अपने अजनबी जो उपन्यास है आज्ञा जी का, वो कब प्रकाशित हुआ था? 1961 में। ठीक है, तो खाली आप लोग ध्यान रखिएगा, अक्सर इस तरह का प्रश्न आपको पूछ दिया जाएगा, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने उपन्यास, आपको ऑप्शन में ना क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा कि इनकी निम्न में से कौन उपन्यास आज्ञा जी के द्वारा लिखा गया है, या फिर निम्न में से कौन सा उपन्यास आज्ञा जी का नहीं है। तो आप लोग थोड़ा 1-2 बार पढ़िएगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि कौन सा उपन्यास है, कौन सा उपन्यास नहीं है, कौन सा कहानी है, कौन सा कहानी नहीं है। ठीक है, अब उन्होंने जो है एक नाटक लिखे थे जिसका नाम था उत्तर प्रियदर्शी। तो नाटक का नाम क्या था? उत्तर प्रियदर्शी। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है कि उनके द्वारा जो नाटक लिखा गया था, किसके द्वारा? आज्ञा जी के द्वारा। तो उसका नाम क्या है? उत्तर प्रियदर्शी। और ये कब लिखा गया था, कब प्रकाशित किया गया था? 1967 में। कब किया गया था? 1967 में। चीजें आपको समझ में आ गई? अब हम लोग उनके कविता संकलन के बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों ने कहानी संकलन के बारे में पढ़ा, अब कविता संकलन यानी कि उन्होंने जो है कौन कौन सी कविता लिखी। देखिए, सबसे पहला कविता का नाम है भग्नदूत। क्या नाम है? भग्नदूत। दूसरा है चिंता, तीसरा है आपका इत्यलम, चौथा है हरी घास पर छनभर, पांचवा है बावड़ा अहेरी, छठा है आंगन के पार द्वार, सातवां है कितनी नाव में कितनी बार, आठवां है सदानीरा, नौवां है आपका ऐसा कोई घर आपने देखा है, आदि। तो ये उनका कविता संकलन है। क्या क्या? भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर छनभर यानी कि पल भर, बावड़ा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सदानीरा ऐसा कोई घर आपने देखा है। सदानीरा एक अलग है और एक ऐसा कोई घर आपने देखा है। तो ये सदानीरा के बारे में ना क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सदानीरा जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो जो सदानीरा है वो आपका जो लेखक है, जो कविता है इसका लेखक कौन है? तो उसका नाम है आज्ञा जी। ठीक है, पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन आज्ञा जी। चलिए, अब उनके द्वारा जो साहित्य यात्रा जो साहित्य है वो देखते हैं कि उन्होंने क्या यात्रा साहित्य लिखे। तो उसका नाम था अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर रहेगा याद, जो कि उन्होंने 1953 में लिखा था। उसके बाद जो दूसरा है वो है एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली, जो कि उन्होंने 1961 में लिखा था। ठीक है, ये हो गया उनका यात्रा साहित्य। अरे यायावर रहेगा याद 1953 में। उसके बाद एक बूंद सहसा उछली, जो कि 1961 में उन्होंने लिखा था। उसके बाद निबंध, जो कि त्रिशंकु निबंध। उन्होंने कौन कौन सा निबंध लिखा आज्ञा जी ने? तो सबसे पहला है त्रिशंकु, दूसरा है
आत्मनेपद, तीसरा है आलवाल, चौथा है अगतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, संवत्सर आदि। तो ये उनके द्वारा प्रमुख निबंध है। उसके बाद उनका संपादित ग्रंथ, तो एक हो गया आपका तार सप्तक जो कि 1943 में उन्होंने लिखा था, दूसरा है दूसरा सप्तक जो कि 1961 में, तीसरा सप्तक जो कि 1951 में, और दूसरा सप्तक भी 1951 में, तीसरा सप्तक भी 1951 में, चौथा सप्तक रूपाम्बरा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ आदि। तो अज्ञे जी का जो संपादित ग्रंथ है, तो आप लोग डेट के साथ याद रखिएगा। सबसे पहला तार सप्तक जो कि 1943 में लिखा गया था, दूसरा सप्तक नाम ही है, तीसरा सप्तक नाम ही है 1951 में ये भी, चौथा सप्तक फिर रूपाम्बरा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ, ये सभी उनके द्वारा जो है संपादित ग्रंथ था। अब इनमें जो है इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है तो उनको भी आपको बता देते हैं। सबसे पहला आपका सम्मान और पुरस्कार के बारे में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद कहानी संकलन के बारे में भी थोड़ा बहुत पूछा जाता है, जैसे एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, लौटी पगडंडी जो है किनके द्वारा लिखा गया था, तो ये जो है अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया था। फिर उसके बाद उपन्यास के बारे में भी थोड़ा बहुत कभी कभी पूछ दिया जाता है, उपन्यास के बारे में कि उपन्यास अज्ञे जी के द्वारा निम्न में से कौन सा उपन्यास लिखा गया है। नाटक के बारे में तो पूछा ही गया है कि नाटक जो है ये उत्तर प्रदेशी जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है आपका अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, अज्ञे जी के द्वारा। उसके बाद कविता संकलन के बारे में भी पूछा जाता है, तो ये चार इंपॉर्टेंट है आपका, एक कविता संकलन, नाटक, उपन्यास और एक आपका हो गया कहानी संकलन, ठीक है। उपन्यास के बारे में अक्सर कम पूछा जाता है, लेकिन नाटक संकलन वगैरह, नाटक के बारे में, कविता संकलन के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको पूछा जाता है। अब यहाँ पर जो एक उसका रविंद्रनाथ ठाकुर के जो गोरा का जो कहानी का जो हिंदी अनुवाद है वो भी कौन किया था, अगर बोल सके तो ये किया था इन्होंने ही, ठीक है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर के जो गोरा है, गोरा मतलब टाइटल है, उसका जो हिंदी अनुवाद किया था वो किया था अज्ञे जी। तो एक प्रश्न यहाँ पर बनता भी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर करवाया, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं सच्चिदानंद के बारे में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे। वो प्रमुख कवि भी थे, कथाकार भी थे और विचारक और पत्रकार भी थे। चीजें आपको समझ में आ गई। अगला है अज्ञे के द्वारा गैंग्रीन जो शीर्षक है वो 1934 में लिखी गई थी। पूछा भी जाता है ये जो गैंग्रीन शीर्षक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये जो है अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई थी। कब ये प्रकाशित की गई थी, तो 1934 में जो है ये प्रकाशित की गई थी, ठीक है। कहानी यहाँ प्रस्तुत है, यानी कि ये जो कहानी है बोल सकते हैं, ये जो कहानी रोज हम लोग कहानी पढ़ते हैं, ये रोज जो कहानी है वो भी आपका गैंग्रीन से ही लिया गया है। तो अगर पूछा जाए कि रोज जो कहानी है, जो यहाँ पर ये कहानी रोज है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये गैंग्रीन से लिया गया है। रोज क्या एक कहानी है जो कि गैंग्रीन से लिया गया है, ठीक है। और गैंग्रीन का प्रकाशित हुआ था 1934 में जो है ये लिखा गया था। बाद में इसका शीर्षक लेखक के द्वारा रोज कर दिया गया और बाद में जो है यही गैंग्रीन को क्या कर दिया गया, रोज कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा अज्ञे के द्वारा जो गैंग्रीन शीर्षक से जो है 1934 में लिखी गई कहानी जो है यहाँ पर प्रस्तुत है और बाद में यही गैंग्रीन जो शीर्षक था, जो टाइटल था, हेडिंग था, उसी को बदल करके रोज कर दिया गया, ठीक है। अब इस कहानी में हम लोग दो मुख्य रूप से दो भूमिका पढ़ते हैं। एक मालती के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, पूछा भी जाता है कि रोज कहानी में जो मुख्य किरदार है वो किसका है, मुख्य किरदार वो किसका है, तो वो मालती का है। तो देखिए यहाँ पर एक गृहिणी जिसका नाम मालती है उसी के बारे में वर्णन किया गया है इस रोज कहानी में। डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद, डॉक्टर यानी कि मालती के जो पति हैं वो डॉक्टर होते हैं, तो जब वो काम पे चले जाते हैं उनके बाद जो सारा समय है, ठीक है, जो सारा समय है वो मालती को घर में अकेला काटना पड़ता है। अब आज हम लोग देखते हैं, आजकल हम लोग देखते हैं जैसे कोई भी अगर हस्बैंड वगैरह है तो अगर जॉब वगैरह ऑफिस वगैरह चला जाए तो उसकी जो पत्नी है वो घर में अकेली होती है और सारा समय खुद अकेली काटती है और रोजमर्रा जिंदगी वाला काम करते हैं, रोज खाना बनाना, रोज झाड़ू लगाना, रोज ये अकेले अकेले बैठ के रहना। तो ये रोज की जिंदगी से वो कैसे तंग आ जाती है उसी के बारे में चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये कहानी जो है एक गृहिणी यानी कि एक हाउस वाइफ की है, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम है मालती, जो हाउस वाइफ है, जो पत्नी है, उसका नाम मालती होती है, उनके बारे में दिया गया है। डॉक्टर पति जब काम पर चले जाते हैं उसके बाद ये जो मालती जी है वो हमेशा सारा पूरे समय जो है लगभग घर में ये अकेला रहती है, अकेला इसको पूरा समय काटना पड़ता है। उसका एक दुर्बल, बीमार या फिर बोल सकते हैं चिड़चिड़ापन जो है एक पुत्र भी रहता है जो कि हमेशा सोता रहता है या फिर रोता रहता है, ठीक है। तो उनका एक पुत्र भी होता है जो कि बहुत ही कमजोर होता है, हमेशा बीमार रहता है और हमेशा चिड़चिड़ा जैसा रहता है, बिल्कुल उसको चैन नहीं मिलता है, ठीक है। वो हमेशा या तो सोता रहता है या फिर रोता रहता है, ठीक है। मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने को बिजी रखती है, व्यस्त रखती है और मालती उसके देखभाल करती है और अपने आप को इसी तरीके से रात सुबह से लेकर के रात को 11 बजे तक अपने आप को हमेशा बिजी रखती है, घर के कार्यों में संलग्न रहती है, हमेशा घर के कार्यों में व्यस्त रहती है, ठीक है। उसका जीवन और उदासी के बीच यंत्रवत्र चल रहा है। किसी तरह के मनोविनोद उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए, जैसे वह अपने जीवन का भार ढोने से ही घुल रही है।
और वो जो है किसी भी तरीके से बोल सकते हैं कि उनको खुशी मिलने का कहीं भी कोई आसार नहीं दिखता है, और वो बार बार वही काम करके कहीं ना कहीं उसको लगता है कि जिंदगी जो है उसकी नर्क सी बन गई है। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग देखते हैं पाठ का सारांश के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर बार इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाए, रोज का सारांश क्या है, बातचीत का सारांश क्या है, उस तरीके से जो है उसने कहा था का सारांश क्या है, तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ कहानी को आप समझ जाइए, आप 100% जो है ना सारांश को एग्जाम में लिख दीजिएगा। चलिए, तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा कि रोज कहानी के सारांश को लिखें या फिर रोज कहानी के सारांश को संक्षेप में लिखें। क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछा जाए, आंसर आपको यही लिखना है। तो सबसे पहला जो टाइटल आपको लिखना है वो ये लिखना है कि ये जो रोज शीर्षक है, जो रोज टाइटल है या फिर जो रोज कहानी है, वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो जो महान कवि है या फिर बोल सकते हैं जो साहित्यिक है, उसका नाम है श्री सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो जैसे जैसे यहाँ पर लिखते हैं आप लोग थोड़ा सा फॉर्मेट को पता कर लीजिए और कहानी को याद रखिए। 100% आप सारांश को लिख दीजिएगा। ठीक है, कहानी क्या है तो बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया है कि एक मालती जी होती है, उसके पति के जाने के बाद वो घर में हमेशा अकेला रहती है, उनका पुत्र चिड़चिड़ा दुर्बल रहता है, जो कि हमेशा रोता रहता है, सोता रहता है और इन्हीं कारणों से इनकी पूरी जिंदगी जो बीत जाती है। तो यही कहानी है, बस इसी को थोड़ा अच्छे से लिखना है। तो पाठ का सारांश में देखते हैं। रोज शीर्षक कहानी के रचयिता आधुनिक हिंदी साहित्य के विद्वान जिसका नाम है श्री सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे, इन्हीं के द्वारा जो है ये रोज लिखी गई है। रोज जो है वो अज्ञे जी की बहुचर्चित कहानी है, यानी कि जो रोज कहानी है वो अज्ञे जी का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला एक कहानी है। इस कहानी में मध्य वर्ग भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर सहानुभूति यानी कि बोल सकते हैं दयालुता दिखा करके पूर्वक विचार किया गया है। यानी कि इस कहानी में जो मध्य वर्ग में जो मिडिल क्लास फैमिली होता है, मिडिल क्लास जो इंडियन होते हैं, उनके घर की जो हालात होती है स्त्री की, उनके बारे में जो है कहा गया है। इस कहानी में उन स्त्री के बारे में कहा गया है। ठीक है, घरेलू स्त्री के जीवन काम के अलावा कुछ रह जाता है, वह अपना सारा समय घर के कामों में निकाल देती है। यानी कि घरेलू स्त्री की जो जीवन होती है, घरेलू जो लड़की होती है, वो काम के अलावा अपना जो सारा समय वो घर में ही अकेले बिता देती है, हमेशा सोच करके। कहानी आत्मकथ्य शैली में है। कहानी जो है वो क्या है, आत्मकथ्य शैली में है। इसके प्रमुख पात्र लेखक और उसकी बहन मालती है। इनके जो प्रमुख पात्र है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ध्यान से। इनके जो आत्मकथ्य, सबसे पहले कहानी जो है वो आत्मकथ्य शैली में है और इसके जो प्रमुख पात्र लेखक और उसकी जो बहन मालती है। कहानी की शुरुआत अचानक से होती है। कहानी की जो शुरुआत है वो अचानक से होती है। दोपहर को उस आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। कौन कहते हैं, लेखक कहते हैं। यानी कि जब उनके वहां गया तो जब उनके पैर में, यानी कि जब उनके आंगन में ये पैर रखा तो मुझे ऐसा जान पड़ा, लेखक कहते हैं मुझे ऐसा जान पड़ा, मुझे ऐसा लगा, मालूम पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। यानी कि कोई सांप की जो है उस पर छाया मंडरा रही हो। उनकी आहट सुनकर मालती बाहर आई। अंदर पहुंचकर लेखक ने पूछा, वे यहाँ नहीं है, वे यहाँ नहीं है। उत्तर मिला, अभी दफ्तर से नहीं आए हैं। यानी कि ये उनके पति के बारे में मालती जी से पूछने के लिए गए, लेखक जो है वो पूछने के लिए गए कि आपके पति कहाँ है, वे कहाँ हैं। तो बोले कि वो अभी दफ्तर से, यानी कि वो अभी ऑफिस से नहीं आए हैं। मालती पंखा उठा लाई और ऊपर झुलाने लगी। और मालती जो है वो पंखा उठा के लेके आई, जो हाथ से हम लोग पंखा को उठते थे, ठीक है, तो उसको उठा के लेके आई और ऊपर जो है झुलाने लगी। ये कहानी विचित्र ढंग से प्रारंभ होती है। ये कहानी जो है कुछ इसी प्रकार विचित्र रूप से शुरू होती है। मालती अतिथि से हालचाल भी नहीं पूछती, उसके व्यवहार में कर्तव्य पालन का भाव कुछ अधिक ही है। समझ गए, यानी कि मालती जो है अपने अतिथि जो उसका मेहमान होता है उनका हालचाल भी नहीं पूछता है कि कैसे है, क्या है, नहीं है। डायरेक्ट उनके ऊपर, उनको देख करके इनको लगता है कि ये जो है कर्तव्य पालन है। यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा आदमी है, जो कि हमेशा दूसरे के बारे में सोचता है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा उसको देख के लगा कि ये क्या है, कर्तव्य पालन है। यानी कि इनके अंदर जो कर्तव्य है उसको पालन करता ही है। जो आपका जैसे कर्तव्य है तो उसको आपको पालन, जैसे आपका कर्तव्य भी क्या है, पढ़ाई करना। तो जो स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो उसका मतलब क्या, उसका एक कर्तव्य है क्योंकि वो पालन करता ही है। तो मालती जी को भी ऐसा लेखक के बारे में लगा। ठीक है, बचपन की बावली चंचल लड़की शादी के बाद इतनी बदल जाती है। बचपन की जो बावली जो चंचल लड़की होती है वो शादी के बाद इतनी बदल जाती है कि चुप्पी उसके चेहरे पर छा जाती है। समझ रहे हैं, चुप्पी उसके चेहरे पर, यानी कि जो हमेशा चंचल रहती थी, हमेशा कूदती थी, हमेशा हंसी मजाक करती थी, वो शादी के बाद अचानक से चुप्पी हो जाती है, पूरी तरीके से शांत हो जाती है। एकदम उसके चेहरे पे पूरी तरीके से मायूसी छा जाती है। उसका व्यक्तित्व भी भूज सा गया है। उनका जो व्यक्तित्व है वो भी क्या गया है, भूज सा गया है। अतिथि का आगमन वहाँ कोई उल्लास का कारण नहीं है। अतिथि जो आया है तो ऐसा नहीं कि वो कोई खुशी को लेकर के आया है, बस अतिथि को भी वहाँ कोई छाया मंडराती सी दिखाई देती है। मौन छाए वातावरण को मालती का बच्चा भंग करता है। यानी कि जो
पूरा एक तरीके से बोल सकते हैं पूरा शांत माहौल बना हुआ होता है, लेकिन जब इसका बेटा, क्योंकि आपको पता है, या तो रोता रहता है फिर सोता रहता है, तो जब रोने लगता है फिर ये जो मंडराती जो छाया है, जो एक प्रकार का बोल सकते हैं सुनसान जो जगह है, वो फिर कहीं ना कहीं मंडराती दिखाई देती है। माने छाया वातावरण को मालती का बच्चा भंग करता है। मालती उसको संभालने चली जाती है, और जब उनका बच्चा रोने लगता है तो मालती जो है उनको संभालने लग जाती है, और जो लेखक है वो वहीं पे बैठे रहता है। ठीक है, मालती लेखक की दूर के रिश्ते की बहन थी। मालती जो है वो लेखक की क्या थी? दूर के रिश्ते की बहन थी, अपना सगी बहन नहीं थी। मालती जो है वो लेखक का क्या था? दूर का रिश्ता का बहन। वो उसके साथ सुखी रूप से रहती थी, उनका संबंध ही ऐसा था। साथ खेलती, पढ़ती थी, लिखती थी, पढ़ते और पढ़ते भी साथ ही थे। समझ गए? यानी कि जो लकी है वो दूर का बहन है, और ये दोनों जो है आपस में पढ़ते वगैरह थे, इसीलिए तो इसको पता है कि मालती जो हमेशा हंसती थी, चंचल लड़की थी, हमेशा अच्छे से बात करती थी। लेकिन शादी के बाद ये पूरी तरीके से चुप्पी छा गई, पूरी तरीके से मन में उदास हो गया, हमेशा मतलब मायूस रहना। आखिर ऐसा क्यों? तो वो ये यही चीज़ बोलता है कि जब हम लोग साथ में पढ़ने जाते थे तो हमेशा खेलते थे, लड़ते थे, साथ में पढ़ते थे। लेखक 4 वर्ष बाद उससे मिलने आया था, और लेखक शादी के 4 वर्ष के बाद जो है मालती जी से मिलने आया था। बच्चे का नाम लेखक ने पूछा तो पता चला नाम कोई रखा है नहीं। समझ रहे कितनी बड़ी बात है? बच्चे का नाम जब लेखक ने पूछा कि बच्चे का नाम क्या है, तो मालती जी ने कहा कि बच्चे का नाम कोई रखा ही नहीं, हम टीटी कहते हैं, हम जो है बच्चे को टीटी कह करके बुलाते हैं। लेखक को यह भी अखरता है कि मालती ने कोई बात नहीं की, और लेखक को यह भी अखरता है, यानी कि उसको ये बुरा भी लगा कि आखिर मालती ने मुझसे बात क्यों नहीं की। आखिर ये सोच में पड़ गया इसको लेकर के। लेखक ने एक बार प्रश्न किया, एक सवाल उससे पूछा, तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई? यानी कि तुम्हें मेरे आने से क्या खुशी नहीं हुई? वो मात्र चौंक कर हूँ कहकर शांत हो गई। और वो मात्र सिर्फ ऐसे होता है ना, जैसे मान लेते आप अंदर से बहुत ज्यादा टूटे हुए, तो आपको कोई अगर सवाल पूछे कि क्या हम आए तो तुमको अच्छा नहीं लगा, तो बस इस तरीके से जो है उन्होंने जवाब दिया। किसने? मालती जी ने। लेखक ने एक बार प्रश्न किया, तुम्हें मेरे आने से प्रसन्नता नहीं हुई? तो मात्र चौंक करके हूँ कहकर शांत हो गई। मालती का अंत द्वंद मानसिक स्थिति, बीते बचपन की स्मृतियां भटक गर्दी और संजाहीनता की स्थिति मौजूद थी। थकान, सब्जी का अभाव और पानी समय पर नहीं आता है, यह भी परेशानी है। यानी कि सब्जी वगैरह नहीं रहती थी उसके घर में, पानी वगैरह सही समय पर नहीं आता था, हमेशा थकान वगैरह रहता था। तो इस प्रकार का ये भी बहुत बड़ी जो है मालती जी के लिए परेशानी था। उसका भी चित्रण है। नौकर भी नहीं मिलता था। मालती के पति दोपहर के 3 बजे और रात्रि के 10 बजे भोजन करते हैं। मालती का जीवन रोज एक सा ही है। पति का अधिकांश समय डिस्पेंसरी में बीतता है, यानी कि जो दफ्तरी होती है, वो जो ऑफिस होती है, वहीं पे पति का ज़्यादातर समय बीतता है, या सोने में, या तो सोने में या फिर डिस्पेंसरी यानी कि दफ्तरी में। यहाँ मालती की आंतरिकता को भली प्रकार उभारा गया है, जिसमें लेखक को सफलता भी मिली है। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक बार शॉर्ट में आपको समझाते हैं। तो जब लेखक जो है मालती जी के घर में जाते हैं तो उनको जो है सबसे पहले दूर का भाई बहन है, दूर का भाई बहन, और ये आपस में जो है पढ़ने के लिए भी जाते हैं, साथ में खेल कूद करते हैं। जो मालती जी है वो हमेशा चंचल रहती थी, खुश रहती थी, हमेशा मजाक वगैरह करती थी, दोनों एक दूसरे को मारते पीटते भी थी। लेकिन 4 साल बाद जब लेखक उससे मिलने के लिए आता है, ठीक है, वो तो उसको पति से मिलने के लिए आता है, कहता है वे कहाँ है? तो बोलते हुए दफ्तरी में चली गई है, और इनको पूछता है कि क्या मेरे आने से तुम्हें खुशी नहीं हुई? तो सिर्फ हूँ करके जवाब देती है, और ये उसकी बेटा वगैरह जो रोने लगता है फिर चली जाती है, और कुछ नहीं, बहुत ही ज्यादा उदास होती है, बहुत ही ज्यादा मायूस होती है। ठीक है, ये चीज जो है लेखक देता है, और ये लेखक कहता है कि ये जो है लगभग हर मिडिल क्लास फैमिली के साथ, मिडिल इंडियन फैमिली के साथ ऐसा ही सिचुएशन है। अब आगे देखिए। अब उसका पति का आगमन होता है। लेखक ने उनको पहली बार देखा था, यानी कि उनकी जो पति है, मालती जी का जो पति है, तो लेखक जो है मालती जी का पति को पहली बार देखा था। ठीक है, कब? पहली बार। दोनों का परिचय हुआ। उसका नाम था महेश्वर। उनका नाम क्या था? महेश्वर। किसका नाम है पूछा जा रहा है? यानी कि मालती जी का जो पति है उसका नाम क्या था? महेश्वर था। वे एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे। उनकी अस्पताल की जिंदगी भी चर्चा है। उनकी जो अस्पताल की जिंदगी है उनकी काफी चर्चा है। उनकी रूटीन पर ही दोनों में वार्तालाप होता रहा। उनका जो रूटीन है उन पर ही दोनों में वार्तालाप यानी कि बातचीत, कन्वर्सेशन होता रहा। खाना आ गया। लेखक ने मालती से पूछा, तुम नहीं खाओगे? किससे पूछा? लेखक ने मालती जी से पूछा। तो उत्तर महेश्वर ने दिया, वो पीछे खाया करती है, यानी कि मेरे खाने के बाद, पति के खाने के बाद पत्नी खाया करती है। तो लेखक ने यही जवाब, यानी कि उसका पति, यानी कि जिसका नाम था महेश्वर, उन्होंने जवाब दिया। लेखक पूछा कि मालती तुम खाना नहीं खाओगी? तो उनको जो पति है वो जवाब दिया कि वो मेरे बाद खाएगी, यानी कि पीछे खाएगी। महेश्वर और अतिथि बाहर पलंग पर बैठकर अनौपचारिक वार्तालाप करते रहे, और महेश्वर और उनके जो अतिथि थे, ठीक है, जो लेखक थे, वो यानी कि अनौपचारिक तौर पर वार्तालाप करते रहे। मालती बर्तन मांजती रही, और बच्चा बार बार पलंग से गिर जाता है।
मालती तीखी प्रतिक्रिया दिखाती है। यह आभास होता है कि वह यह बताना चाहती है कि वह बर्तन मांजे या बच्चा संभाले। यह कहानी नारी की विषम स्थिति पर गहरी छाया डालती है। ठीक है, यानी कि वो इस रूप में इस तरीके से चिल्ला के बोल सकते हैं या फिर कुछ इस प्रकार बोलती है। वो अपना पति को सुनाना चाहती है कि हम बच्चा को संभाले या फिर बर्तन मांजे, तो किस प्रकार को वो जो है अपना बात को कहती है। कहानी का अंत भी करुण है। 11 का घंटा बजता है। मालती कहती है 11 बज गए। यह उसकी घड़ी निराशा का भाव है। रोज ही यह होता है और रोज ऐसा ही होता है। एक घटना और भी महत्वपूर्ण है। महेश्वर कुछ आम लाए थे जो अखबार में लिपटे थे। महेश्वर जो है उसके पति, मालती जी के पति जो है कुछ आम लाए थे जो कि अखबार में लिपटे थे। महेश्वर उन्हें धोने को कहते हैं। मालती उस अखबार के टुकड़े को पढ़ती है। यह बताता है कि मालती की जिंदगी एक दायरे में सिमट गई है। वह अखबार भी नहीं पढ़ सकती। यहाँ यह भी तरफ व्यंजित है कि वह बाहरी दुनियादारी से मिलना चाहती है। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई। सारांश के बारे में एक बार संक्षेप में आपको सारांश के बारे में थोड़ा बता देते हैं, फिर हम लोग जो इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो देखिए, कहानी की जो शुरुआत होती है वो ऐसी होती है कि कहानी में दो पात्र होते हैं, एक महेश्वर उसके पति, एक मालती उनकी पत्नी। और मालती जी और महेश्वर का एक बेटा भी होता है जो कि दुर्बल होता है। ठीक है, जिनको टीटी के नाम से भी जाना जाता है। उनका कोई नाम वगैरह नहीं रखा गया है, तो उन्हें जो है टीटी के नाम से बुलाया जाता है। किसके नाम से? टीटी के नाम से। अब जब लेखक उनके वहां जाते हैं, क्योंकि ये दूर की बहन होती है, उनके वहां जाते हैं उनके पति से मिलने 4 साल के बाद, शादी के 4 साल के बाद उसे मिलने के लिए जाते हैं, तो देखती है मालती जो है बहुत ही ज्यादा उदास है, बिल्कुल छाया बनी रहती है उसके मुंह पे, जो कि हमेशा, जब एक वक्त था बचपन में हमेशा चंचल रहती थी, खुश रहती थी, हंसती खेलती थी, लेकिन शादी के बाद वो बिल्कुल मायूस हो जाती है। और मायूस होने के बाद हमेशा उदास रहती है। ये बहुत ज्यादा प्रश्न भी करता है, लेकिन कुछ कुछ का जवाब देती है और बोलती है कि मेरे आने से तुम्हें खुशी नहीं हुई, तो बोलती है मतलब बस इस प्रकार का जवाब देती है। अब जब उनका पति आता है तो उनके साथ, यानी कि जो लेखक उनके साथ बातचीत करता है, फिर दोनों खाना खाता है। फिर जब लेखक उनको बोलते हैं मालती जी को, क्या तुम खाना नहीं खाओगी? तो वो मालती जी बोलती है, मतलब उनका पति बोलता है, महेश्वर बोलता है कि नहीं, ये बाद में खाना खा लेगी। ठीक है, ऐसा कौन बोलता है? महेश्वर, यानी कि मालती जी का पति बोलता है। ठीक है, तो बाद में खाना खा लेगी। फिर जब ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं, खाना खाने के बाद बातचीत करते हैं, तो फिर मालती जी जो है बर्तन मांजने के लिए चली जाती है। अब उसका बच्चा जो है बार बार रोता है और गिर जाता है, तो फिर मालती जी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये दिखाते हुए कि हम कितना इरिटेट हो रहे हैं, इस तरीके से दिखाते हुए जो है बोलता है कि हम बच्चा को संभालें या फिर बर्तन मांजे, आप ही बताइए। अपने पति को कहीं ना कहीं सुनाना चाहती है। ठीक है, और इसके बाद जैसे वो आम के बारे में एग्जाम्पल लिया गया कि एक बार की बात है, जब महेश्वर आम लेके आते हैं पेपर में लपेट के, तो पेपर पढ़ने लग जाती है। इससे ये पता चलता है कि उनको पहाड़ी पढ़ने का, घूमने वगैरह का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन वो घर में बंद कमरा में एक प्रकार का घुटन जैसी उसकी जिंदगी हो गई है। ठीक है, तो ये था आपका जो चैप्टर है जिसका नाम था रोज। बहुत ही मजेदार चैप्टर, हम लोगों ने इस चैप्टर का पूरा बायोग्राफी को पढ़ा, फिर इसका पूरा सारांश को पढ़ा। और ये चैप्टर जो है आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। इसके बाद इसका हम लोग जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा शॉर्ट और लॉन्ग, उन सारे प्रश्नों को करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पहली बार आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों को। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट का टोटल सब्जेक्ट आपको मिलेगा, 5 या 6 सब्जेक्ट जो भी आपका है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न मिल रहा है। ठीक है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आपका पैसा बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। बहुत लोग डरते हैं, डरना नहीं है, आपको 100% ये पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो पढ़ाने के बाद हम आपको पीडीएफ क्यों नहीं देंगे, आप ही बताइए। नहीं पढ़ा दे तो कोई बात, हम तो पढ़ा रहे हैं ना, ये पीडीएफ आपको मिलेगा। तो पीडीएफ आपको मिलेगा, आप लोग जिसको लेना है प्लीज वही सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, जिसको नहीं लेना है वो व्हाट्सएप मैसेज ना करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऐसी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।